आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नैतिक विकास क्या है। नैतिक विकास के सिद्धांत की भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। नैतिक विकास अगर हम ये माने तो नैतिक विकास परिस्थितियों के अनुसार उसकी परिभाषाएं अलग अलग दी जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि जब बच्चों को या व्यक्ति को राइट रॉन्ग, सही और गलत का आभास होने लगता है तो हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास का प्रारंभ हो चुका है। लेकिन सही गलत क्या है, इसके विषय में अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति अलग अलग तरीके से वर्णन करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नैतिक विकास क्या है। व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट? नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब व्यक्ति समाज के नियम, आदर्श, मानक के अनुसार अपने आप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो वह नैतिक विकास माना जाता है। When the individual controls self according to rules, norms and ideals of the society, that is moral development. अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति में मॉरल डेवलपमेंट कितना है, ये जानने के लिए अगर हम उसको कंपलसरी सिचुएशन में रखेंगे तो मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे एक पिता का सम्मान करना एक बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट में अगर हम चेक करेंगे कि एक पिता का सम्मान छोटा बच्चा उसका करता है कि नहीं, तो करना पड़ेगा, कंपलसरी सिचुएशन है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको अपने पिता के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो वही सम्मान अपने पिता का करता है? वहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट की पहचान होगी या अंदाज़ा होगा कि मॉरल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। इसलिए कंपलसरी सिचुएशन में हम मॉरल डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। यानी एक दुविधा वाली स्थिति जब हमारे सामने होती है कि करें या ना करें, तो उस समय मॉरल डेवलपमेंट को मेज़र किया जा सकता है। तो मॉरल डेवलपमेंट की पहचान के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं मॉरल डेवलपमेंट जानने के लिए, और पहला है नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा, और दूसरा है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क, मॉरल रीजनिंग। हम इन दोनों का अर्थ समझते हैं कि दुविधा क्या है और तर्क क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है और वह लेडीज सीट पर बैठा हुआ है, तो किसी लेडी के आने के बाद वो खड़ा हो जाता है, तो ये तो कंपलसरी सिचुएशन, उसको खड़ा होना पड़ेगा। दुविधा का मतलब है कि वो एक नॉर्मल सीट पर बैठा हुआ और उसके सामने कोई लेडी खड़ी होती है। अब वो दुविधा में है कि वो सीट छोड़े या ना छोड़े। तो ऐसी स्थिति में अगर वो सीट छोड़ता है तो उसका मॉरल डेवलपमेंट माना जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि सीट वो उसने ऑफर किया या नहीं किया, इस बीच उसने तर्क वितर्क किया। तो तर्क वितर्क करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग व्यक्ति तब करता है जब वो किसी दुविधा में फंसता है। कंपलसरी सिचुएशन में रीजनिंग नहीं होती। इन्हीं दो तर्कों का, शब्दों का तर्क जो किया और उसने जो दुविधा में फंसा और फिर तर्क किया, इन्हीं के आधार पर हम मॉरल डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। यानी व्यक्ति जब दुविधा में फंसता है
और उस दुविधा से निकलने के लिए जो तर्क वितर्क करता है, तब उसने क्या निर्णय लिया, उससे उसके नैतिक विकास का आभास लोगों को होता है। अब हमने प्रश्न किया कि अगर व्यक्ति दुविधा में नहीं है, कंपल्सरी सिचुएशन में है, तो नैतिक विकास को हम मेजर नहीं कर सकते। नैतिक दुविधा व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति इस स्थिति में आता है कि क्या करे और क्या ना करे उसके समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति को हम नैतिक दुविधा कहते हैं, और उस दुविधा में जो उसने निर्णय लिया, तर्क वितर्क किया, वो है मॉरल रीजनिंग। यानी नैतिक दुविधा का होना कंपल्सरी है मॉरल डेवलपमेंट के मेजर के लिए। अब हम नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग। थोड़ी सी चर्चा हम ये करते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई, लेकिन इनकी मृत्यु सुसाइड की वजह से हुई। इन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की, और इनके जीवन का अंत हुआ 1987 में, यानी लगभग 60 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बहुत ही हम कह सकते हैं कि इस समय रिलायबल भी है। उसका प्रयोग हम देख सकते हैं, उसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, उसकी आलोचनाओं की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि नैतिक विकास के विषय में कोहलबर्ग के विचार क्या थे। कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बना के प्रस्तुत किया। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1932 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, 1932 में। इन्होंने अपना सिद्धांत 1958 ईस्वी में प्रस्तुत किया, इन 1958। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने, लड़कियों से उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, लड़कों को, बॉयज के सामने स्टोरी के माध्यम से मॉरल डिलेमा प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, और बच्चों ने, लड़कों ने जो उत्तर दिया उस आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्होंने बताया कि बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वो 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। 3 स्तर एवं 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। मॉरल डेवलपमेंट कंप्लीट्स इन 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस। प्रश्न यहाँ पे यह है कि हर लेवल 2-2 अवस्थाओं में बटा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लेवल 1 अवस्था 1-2, लेवल 2 अवस्था 1-2, लेवल 3 अवस्था 1-2, इस तरह से नहीं। लेवल 1, 2, 3 अवस्था 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पहले लेवल में अवस्था 1-2, दूसरे स्तर पर अवस्था 3, 4, तीसरे स्तर पर अवस्था 5 और 6।
यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने लेबल निर्धारित किया, उस लेबल को सामान्य तौर पे हम 3 तरह से मान सकते हैं कि लेबल फर्स्ट, यानी बच्चे को नैतिक नियमों का, सामाजिक नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, वो लेबल फर्स्ट है। दूसरा है, जब बच्चा नियम की बात करने लगे कि ये समाज का नियम है, नैतिकता यही है, यही हमारा समाज कहता है, समाज का नियम यही है, इसका मतलब लेवल नंबर 2। और जब बच्चा कहता है कि हमें समाज के नियम का ज्ञान तो है, लेकिन समाज के नियम में बहुत सारी कमियां हैं, हम समाज के नियम को नहीं मानते, समाज के नियम में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो इसका मतलब वो लेवल 3 में है। इस तरह से हम एक एक लेवल और अवस्थाओं के साथ अध्ययन करना शुरू करेंगे इनके सिद्धांत की। इन्होंने पहला जो लेवल प्रस्तुत किया वो है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसको हम कह सकते हैं पूर्व नैतिक स्तर, प्री मॉरल लेवल, प्री मॉरल लेवल। देखिए, इसमें जो उम्र है बच्चे की वो 0 से 9 वर्ष की है, क्योंकि कोहलबर्ग ये मानते हैं कि बच्चों का नैतिक विकास उनके संज्ञानात्मक विकास के साथ होता है। जैसे जैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उनका मॉरल डेवलपमेंट भी आगे बढ़ता है। तो 0 से 9 वर्ष के बच्चे इस लेवल पे हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को जो मोटिवेशन मिलेगा इस लेवल में वो आउटसाइड होगा, आउटसाइड से होगा, बाहर से होगा, यानी बाय होगा, मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड। और हम कह सकते हैं कंट्रोल ये भी होगा फ्रॉम आउटसाइड, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है बच्चे को नहीं पता, उसके बड़े परिवार के सदस्य या उसके समाज के लोग जो कहेंगे वो बच्चा करेगा। तो मोटिवेशन मिलेगा बाहर से, उसके अंदर से कोई फीलिंग नहीं है, आउटसाइड मोटिवेशन मिल रहा है। दूसरा, उसके कार्य सही है या गलत ये भी निर्णय बाहर के लोग लेंगे, वो बच्चा नहीं लेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर पर है या प्री कन्वेंशनल लेवल पर है, उम्र उसकी है 9 साल से कम। अब हम बात करते हैं कि ये जो लेवल है ये 2 अवस्थाओं में बटा हुआ है। लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट को हम कह सकते हैं दंड, आज्ञा पालन, अभिमुखता, पनिशमेंट, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन। दंड, आज्ञा पालन, अभिमुखता, यानी इस अवस्था में, यह अवस्था पहली है, इस अवस्था में बच्चे के नैतिकता का जो मापदंड है वो ये है कि जो कार्य के परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या है, परिणाम निर्धारित करते हैं। और परिणाम क्या है कि बच्चे को किसी कार्य को करने से दंड मिल रहा है, उस दंड से उसको बचना है, ऐसा कार्य नहीं करना है कि उसको दंड मिले, और ऐसा कार्य करना है जिससे बड़ों की आज्ञा का पालन हो रहा हो। उसको नहीं पता व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रूल, व्हाट इज मॉरल। बड़ों ने कहा है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, और बच्चे ने समझ लिया कि ये काम मैं करता हूँ यही मेरे लिए मॉरल है, क्योंकि मेरी मदर का आदेश है, मेरे टीचर का आदेश है, मेरे बड़े भाई और बहन का आदेश, समाज का आदेश है, दैट्स ऑल। अगर एक माँ कहती है कि पड़ोसी की कार यहाँ खड़ी होती,
मना करने पर भी वो नहीं मानता। मैं अगर कुछ करूँगी तो बुरा लगेगा उसको या अच्छा नहीं लगेगा। अपने बच्चे से कहती है कि तुम उस पर पत्थर मारो, उसका शीशा टूट जाए ताकि कल से वो गाड़ी यहाँ ना खड़ी करे। तो बच्चे को नहीं पता, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो माँ की आज्ञा का पालन नहीं होगा या माँ उसको दंड देगी, इसलिए बच्चा पत्थर मारता है और शीशा तोड़ देता है। तो बच्चे के लिए नैतिकता है। बच्चे से अगर पूछा जाता है कि तुमने ये पत्थर क्यों मारा, तुमने गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा, तो सीधा कहेगा कि मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने कहा था, अगर मैं नहीं मारता तो माँ मुझे दंडित करती। यानी नैतिकता का आधार है दंड से बचना और आज्ञा का पालन करना। Avoiding punishment and obeying elders is the moral of the child at this stage. दूसरा है इसमें अवस्था 2 की हम बात जब करेंगे तो ये है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन। इसमें होता है गिव टेक, एक फीलिंग आती है गिव टेक, यानी बच्चे की नैतिकता का आधार है कि उसको क्या फायदा हो रहा है। किसी कार्य को करने के बदले में अगर उसको कुछ फायदा हो रहा है तो बच्चा वो कार्य करने के लिए तैयार है, व्यक्ति वो कार्य करने के लिए तैयार है। इसका मतलब वो व्यक्ति सेकेंड स्टेज में है, जिसको हम कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफर। अगर एक बच्चा कहता है कि तुम मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चंस बता दो, अपने फ्रेंड से कहता है मैथ के कुछ क्वेश्चंस बता दो मुझे, क्योंकि मैं कल आया नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरा बच्चा कहता है कि तुम मुझे इंग्लिश का ये टॉपिक समझा दो तो मैं तुम्हें इस मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। तो अगर बच्चे ने ये कह दिया कि नहीं मैं तो इंग्लिश का टॉपिक नहीं समझाऊंगा, तो उसने भी कह दिया कि नहीं चलो मैं भी मैथ का टॉपिक तुम्हें नहीं समझाऊंगा। हमने बड़ों में भी ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई कार्य नहीं करता तो हम भी कहते हैं हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसने हमारे लिए कार्य नहीं किया। हमने अपने घर में फंक्शन किया, ये हमारे घर नहीं आए तो हम भी नहीं जाते। यानी हमारी नैतिकता गिव और टेक में है कि हमें क्या लाभ मिला, उसने मेरे लिए किया या नहीं किया। तो ये जो नैतिकता है ये अवस्था नंबर 2 में आएगी, जिसको हम कहते हैं साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन द चाइल्ड इज गेनिंग फ्रॉम द बिहेवियर। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। तो ये अवस्था नंबर 2 है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है, वो दंड से बचना चाहता है, आज्ञा का पालन करना चाहता है, वो लाभ के लिए काम करता है। अगर ये एक वर्ड हम बोलें तो लाभ के लिए उसकी एक्टिविटी निर्धारित हो रही है और उसके आधार पर वो डिसाइड करता है कि मेरा कार्य मॉरल है या नहीं। अब हम बात करते हैं लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 की हम बात करते हैं और वो है परंपरागत स्तर। कन्वेंशनल लेवल, या हम कह सकते हैं नैतिक स्तर, मॉरल लेवल। इसमें जो उम्र है 9 से 12 वर्ष मानी गई है कोहलबर्ग के द्वारा। बच्चा नियम की बात करता है, द चाइल्ड टॉक्स अबाउट रूल। जब बच्चा नियम की बात करने लगे तो इसका मतलब है बच्चा सेकंड लेवल पे है। जब वो ये कहने लगे ये नियम है, ये नियम है, मैं तो यही करूँगा, हम नियम के अगेंस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब बच्चा सेकंड लेवल पे आ चुका है। इसमें जो
अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है, ये हो जाती है आंतरिक, इनसाइड, और जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो बाहर से ही रहता है, बाहर रहता है। मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड एंड कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड। इसका अर्थ देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना बच्चा खुद डिसाइड करेगा, लेकिन बच्चे के द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत है ये समाज निर्धारित करेगा, बड़े लोग निर्धारित करेंगे। पहले लेवल पे हमने जिक्र किया था, क्या करना है क्या नहीं करना है बड़े लोग डिसाइड करेंगे, समाज डिसाइड करेगा। सही और गलत का भी फैसला समाज करेगा, बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, दोनों बाहर से थे। यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है बच्चे के अंदर से खुद फीलिंग आ रही, बच्चा खुद डिसाइड कर रहा है, और वो सही है या गलत है ये समाज बता रहा है। इसमें हम बात करते हैं स्टेज नंबर 3, तीसरी अवस्था है परस्पर एक रूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। इसमें एक फीलिंग आती है बच्चे में, नाइस बॉय नाइस गर्ल। यानी बच्चे के अंदर, इस अवस्था में बच्चे के अंदर ये फीलिंग होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे नाइस कहें। अगर हम जैसे घरों में भी देखते हैं कि लोग कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरे लिए ये काम कर दे। बड़े होने के बाद भी हमने देखा है कि माता पिता बहुत प्यार से काम करवाने के लिए लोग कहते हैं कि तू तो मेरी रानी बेटी है, तू तो मेरा राजा बेटा है, तू मेरा ये काम कर दे, तू ये कर दे। तो बच्चे बड़े आराम से वो काम कर देते हैं क्योंकि उनको नाइस बनना है। जब व्यक्ति नाइस बनने के लिए काम करे इसका मतलब कि वो थर्ड स्टेज में है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो कहते हैं कि बहुत हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, और अच्छा बनने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। यानी when the child behaves according to the wishes of elders, it means the child is in the third stage of moral development according to कोहलबर्ग। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था की, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये चौथी अवस्था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय उठता है वो ये है कि बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग है कि समाज का नियम सबसे ऊपर है, हर हालत में मानना ही पड़ेगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। वी हैव टू ओबे द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और टीचर ने कहा कि नकल नहीं करना है, और एक बच्चा पीछे बैठा हुआ, उसको बगल वाले बच्चे के द्वारा लिखी हुई चीज़ें दिख रही हैं, वो देख करके लिख सकता है और पास हो सकता है एग्जाम में, लेकिन कहता नहीं रूल इज़ रूल, मैं नकल नहीं करूँगा, फेल होना मंजूर है लेकिन नकल नहीं करूँगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पेशेंट को लेके जा रहा है और ट्रैफिक रेड लाइट है तो उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो कहेगा रूल इज़ रूल। यानी रूल ओबे करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो
चोरी नहीं करेंगे चाहे भूखों मर जाएं, ये सारी जो स्थिति है ये चौथी अवस्था में आती है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, लेवल नंबर थर्ड। ये है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या हम कह सकते हैं उत्तर नैतिक स्तर। यानी नैतिकता के बाद, नैतिक नियमों का ज्ञान है, हमें नैतिकता का ज्ञान है, समाज के रूल्स का ज्ञान है, उसके बाद वाली स्थिति। और इसके लिए माना गया है 12 वर्ष से अधिक उम्र होगी उन बच्चों की जो इस तरह की नैतिकता में विश्वास रखते हैं। इसमें जो अभिप्रेरणा है वो हो जाती है आंतरिक, इनसाइड, मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड, नियंत्रण भी आंतरिक होता है। मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड एंड कंट्रोल फ्रॉम इनसाइड। क्या करना है क्या नहीं करना है वो बच्चा खुद डिसाइड करता है, वो सही या गलत है बच्चा खुद डिसाइड करता है। यानी नैतिकता के बाद इसमें अवस्था आती है पांचवी, सामाजिक संपर्क अभिमुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन यानी इसके पहले जो चौथी अवस्था थी उसमें बच्चा कहता था रूल इज रूल। इसमें बच्चा कहता है कि अगर ज्यादातर लोगों की राय हो तो नियम को बदला जा सकता है। समाज का नियम ईश्वर का बनाया हुआ नियम नहीं है। समाज के नियम को अगर ज्यादातर लोग चाहते हैं और ये कहते हैं कि रिलेवेंट नहीं है, योग्य उचित नहीं है, तो हम उसको बदल सकते हैं। यानी बच्चों का जो नैतिक निर्णय है वो बच्चों का नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित होता है। द मॉरल आंसर ऑफ द चिल्ड्रन, मॉरल आंसर ऑफ द पर्सन इज बेस्ड ऑन over the view of majority, या according to the majority the child takes the decision। यानी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर ज्यादातर बच्चे नकल कर रहे हैं तो वो बच्चा भी नकल करेगा। ज्यादातर लोग ट्रैफिक रूल नहीं मान रहे हैं तो वो व्यक्ति भी नहीं मान रहा है। अगर ज्यादातर लोग कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरा भी अच्छा काम कर रहा है। यानी समाज को देखकर, लोगों को देख करके अपने निर्णय को लेना, ये पांचवी अवस्था का व्यक्ति करता है। हम कह सकते हैं कि सभी लोग तो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। एक बच्चा नकल कर रहा है एग्जाम में, आपने उसको रोका, उसने कहा कि सारे तो कर रहे हैं, जब सारे कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये जो निर्णय है ये पांचवी अवस्था का बच्चा लेता है, इस तरह का निर्णय। अब छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यहां पे बच्चा अपने अंतरात्मा की बात सुनता है। अब वो समाज की बात नहीं सुनता। उसको ये लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की जान बचानी है, अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो झूठ बोलना भी
नैतिक। द चाइल्ड थिंक्स दैट वन false statement is better than the 100 true statement if the statement saving the life of any individual। यदि कोई एक गलत स्टेटमेंट या झूठा स्टेटमेंट किसी निर्दोष व्यक्ति की जान बचाता है तो वह 100 सच बोलने से भी अच्छा है। इस तरह का स्टेटमेंट अगर कोई व्यक्ति देता है और उस तरह की धारणा रखता है तो इसका मतलब है वो छठी अवस्था में है। और ऐसा कोहलबर्ग मानते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति छठी अवस्था में प्रवेश करे, यानी अपने अंतरात्मा की बात सुनना है, हमें समाज की बात नहीं सुननी है। अगर मान लेते हैं कि हमने ये देखा कि एक व्यक्ति को टीचर ने, एक बच्चे को टीचर ने कहा कि नकल नहीं करना है और उस बच्चे ने देखा कि सारे बच्चे नकल कर रहे हैं, लेकिन उसने देखा, ये महसूस किया कि हमारे टीचर ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है और सब पढ़ाया हुआ आया है, तो उसकी अंतरात्मा उसको अलाउ नहीं करती। वो कहता नहीं, मैं नकल नहीं करूँगा, चाहे मैं फेल हूँ चाहे पास, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे अलाउ नहीं करती। इस तरह का जब विचार व्यक्ति रखे, यानी समाज से परे अपनी अंतरात्मा की बात सुने और इस तरह की बात करे कि उसे समाज से कुछ लेना देना नहीं है, रूल से कुछ मतलब नहीं है, उसकी अंतरात्मा ऐसा कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति या हम लोग छठी अवस्था में विश्वास करते हैं, छठी अवस्था की तरह से नैतिक कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि कोहलबर्ग ने ये बताया कि बच्चे का जो नैतिक निर्णय होता है वो उसकी अवस्था के आधार पर ना होकर उसकी परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता, बल्कि उसकी अवस्था के आधार पर होता है। को किस तरह की अवस्था में है और उस तरह की सोच कैसी है, यानी बच्चे की जैसी अवस्था होगी उसी तरह का वो निर्णय लेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया बच्चों के सामने। एक हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी बच्चों को सुनाइए। एक हिंज नाम का यूरोप का किसान था, बहुत गरीब किसान था। उसकी पत्नी को कैंसर हो गया। एक कंपनी ने दवा बनाई थी, जो दवा उस बीमारी के लिए काफ़ी फायदेमंद थी, काफ़ी कारगर थी। उसको उस दवा की ज़रूरत थी। वो दवा $600 में बनी थी, या उसकी कीमत $600 थी। लेकिन दवा इतनी पॉपुलर थी कि वो $2000 में बिक रही थी। हिंज को वो दवा चाहिए थी। हिंज ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन हिंज के पास $1000 ही हुआ, जो $600 से ज़्यादा था लेकिन $2000 से कम था। उसने कंपनी मैनेजर या दवा बनाने वाली कंपनी के सेलर से बात की, लेकिन उसने दवा देने से इनकार कर दिया। यानी $2000 ना होने की वजह से उसको दवा नहीं मिली। ऐसी स्थिति में हिंज ने रात में उस सेलर के या दवा बेचने वाले के घर पे जाता है, उसके दरवाजों को तोड़ता है और दवा निकाल लाता है। दवा अपनी पत्नी को खिला देता है। सुबह उसको पुलिस पकड़ लेती है। हिंज पकड़ लिया जाता है चोरी के इल्जाम में। लेकिन अब प्रश्न जब पूछा, यही जब प्रश्न बच्चों के सामने रखा जाता है, 6 अवस्था के बच्चे बुलाए जाते हैं और हर अवस्था के बच्चों से जब ये पूछा जाता है हर अवस्था के बच्चे से जब पूछा जाता है कि हिंज के द्वारा ये चोरी करना सही है या गलत, तो हर अवस्था के बच्चे अपने अपने अवस्था के आधार पर उत्तर देते हैं। पहला है दंड आज्ञा पालन। उसने कहा कि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसको दंड मिलना चाहिए, और उसने चोरी किया, उसने गलत किया। दूसरे अवस्था में है साधनात्मक सापेक्ष, यानी किसी कार्य के बदले कुछ
लाभ होना चाहिए। उसने कहा जब उसकी कीमत $2000 थी तो बच्चे का उत्तर था कि हिंज को भी $2000 देना चाहिए था, चोरी करना हिंज का गलत है। तीसरी अवस्था में नाइस बॉय नाइस गर्ल का कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो यानी इस अवस्था का बच्चा ये कहेगा कि चोरी करना एक अच्छी आदत नहीं है, अच्छा विचार नहीं है, अच्छा कार्य नहीं है, हिंज ने चोरी किया, हिंज ने गलती की। चौथी अवस्था में है रूल इज रूल, नियम है, चाहे चोरी करके हम किसी की जान ही क्यों ना बचा रहे हों, लेकिन अगर चोरी करना गलत है तो गलत है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चौथी अवस्था का भी बच्चा कहता है कि हिंज का चोरी करना गलत, यानी चारों अवस्थाओं के बच्चे कहते हैं कि चोरी करना गलत। पांचवी अवस्था का हमने जब जिक्र किया तो हमने आपको बताया था कि समाज के मेजॉरिटी को देखकर बच्चा अपने निर्णय लेता है। ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हिंज का चोरी करना गलत नहीं था, हिंज ने ठीक किया। तो यानी बच्चा भी कहेगा कि हिंज का चोरी करना गलत नहीं है, हिंज ने सही कार्य किया। और छठी अवस्था का व्यक्ति तो कहेगा ही कि यह व्यक्ति को जो निर्दोष है उसको बचाना है, मरते हुए को बचाना है, तो चोरी करना कोई गलत नहीं है, हिंज ने सही किया। यानी हमने देखा कि हर अवस्था के बच्चे ने या तो गलत बताया या तो सही बताया, लेकिन अपनी अपनी अवस्था के आधार पर बताया। यही वर्णन कोहल वर्ग के सिद्धांत में मिलता है कि बच्चे अपना निर्णय अवस्था के आधार पर लेते हैं, कार्य के आधार पर नहीं लेते। क्या कार्य हुआ इस आधार पर निर्णय नहीं होता, बल्कि अवस्था के आधार पर होता है। अब प्रश्न ये है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती। पहली आलोचना ये की जाती है कि कोहल वर्ग ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों का निर्णय बदलता जाता है, जबकि ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ भी बच्चों का निर्णय पिछली अवस्थाओं के आधार पर भी महसूस होता है। यानी बच्चों का निर्णय संज्ञानात्मक विकास के आधार पर न होकर परिस्थितियों के आधार पर भी देखा गया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बच्चों के विकास में इनकी आलोचना जो की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि इनका जो सिद्धांत है वो पश्चिमी सभ्यता यानी अमेरिकन कल्चर को बेस करके प्रस्तुत किया गया है, जबकि इन्होंने भारतीय या अन्य संस्कृतियों का ध्यान नहीं दिया। तीसरी आलोचना इनकी जो की जाती है वो की जाती है कि ये सेक्स बायस थे, यानी इन्होंने लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने कहा कि लड़कियों का जो मॉरल डेवलपमेंट है लड़कों की तुलना में कम होता है, और इन्होंने प्रश्न भी जो डिलेमा वाले प्रश्न पूछे थे वो लड़कों से ही पूछे थे। इसकी आलोचना कैरोल गिलिगन नामक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने की। इन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं या फीमेल हैं ये केयर पर बहुत ध्यान देते हैं, जबकि मेल लोगों का ध्यान जस्टिस पर ज़्यादा होता है, राइट पर ज़्यादा होता है। और कोहल वर्ग ने जस्टिस को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और केयर को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। इस आधार पर इनकी आलोचना सेक्स बायस होने के आधार पर इनकी आलोचना कैरोल गिलिगन ने की। तो इनकी 3 महत्वपूर्ण आलोचनाएं होती हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद हमें मानते हैं कि इनका सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटैट के एग्ज़ाम में भी, DSSB के भी एग्ज़ाम में। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मॉरल डेवलपमेंट के विषय में ज्ञान होगा। धन्यवाद।